स्टूडेंट क्या हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत से? माइटोसिस में हम इसके अगले फेज की तरफ चलते हैं जिसे कहा जाता है टीलोफेज। और टीलोफेज की बिगिनिंग कब होती है, इसकी एक इंडिकेशन ये है कि जैसे ही एनाफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम बन चुके हैं, जैसे ही ये वाले डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज द इंडिकेशन ऑफ टीलोफेज, यानी यहां से टीलोफेज की इब्तिदा हो जाती है। जब हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करते हैं और ये चेक करते हैं कि इन अल्फाज का क्या मतलब है, तो ये है हमारे पास सेंट्रियोल्स, ये है इसके फाइबर्स, और ये वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो अभी थोड़ी देर के पहले इसमें से एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको, ये है इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एक क्रोमेटिड और इसी तरफ जो दूसरा क्रोमेटिड है वो अभी एक दूसरे से यहां पर क्या हो गए हैं, सेपरेट हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं। इसी तरीके से एक ये क्रोमेटिड है और एक इसका यहां पर दूसरा क्रोमेटिड है। तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले एनाफेज में, जो प्रीवियस इसका टॉपिक है एनाफेज, कि वहां पर ये जो सिंगल क्रोमोसोम है ये दरमियान से स्प्लिट हो गया है और ये एक दूसरे के अपोजिट पोल्स स्टार्ट हो जाते हैं रवाना शुरू। यहाँ पर एक चीज याद रखें कि जब भी ये जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ रवाना होते हैं तो हमेशा इनका जो सेंट्रोमियर है, द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है, दिस इज लीडिंग फॉरवर्ड, यानी ये आगे की तरफ चल रहा होता है। एंड द टू आर्म्स आर क्रॉलिंग बिहाइंड, जबकि ये जो दो इसके हाथ होते हैं, आर्म्स होते हैं, ये इसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। यानी ये जो इंडिकेशन कुछ इस किस्म की है कि सेंट्रोमियर आगे आगे होगा और इसकी ये जो आर्म्स हैं ये इसके पीछे पीछे क्रॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक स्टेज आता है, एक स्टेप के अंदर, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका हो जाता है। स्टेज आता है कि ये जो साइड है डॉटर क्रोमोसोम्स की, ये इस साइड तक मुकम्मल पहुंच जाते हैं और ये जो डॉटर क्रोमोसोम है ये यहां पर इस साइड तक मुकम्मल पहुंच जाते हैं। हम इसको दोबारा रीड्रा करते हैं अब फिर, जिसमें आप ये शो करते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहां पर पहुंच जाते हैं, एक इसका क्रोमोसोम पहुंच जाता है और यहां पर इसका भी क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो द क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, अपनी तरफ पहुंच जाते हैं। यहां पर एक और काम फिर होता है, द स्पिंडल फाइबर ब्रेक्स डाउन, जितने भी स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, दे आर ब्रेक्स डाउन, ये सब के सब टूट जाते हैं। द स्पिंडल फाइबर ब्रेक्स डाउन एंड रिलीजिंग द डॉटर क्रोमोसोम, जिसे अब हम डॉटर क्रोमोसोम नहीं कहते बल्कि इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सो रिलीजिंग द क्रोमोसोम्स, जैसे ही ये ब्रेक होते हैं तो क्रोमोसोम को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। इसके साथ साथ एक और इवेंट ये होता है कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, दिस इज रीजेनरेटेड या रीअपियर। The nuclear membrane reappear around each set of the chromosome. क्रोमोसोम के हर एक जो सेट है उसके इर्द गिर्द यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर होना शुरू हो जाती है। And similarly the nucleolus, nucleolus or nucleoli, they also start reappearing, वो भी यहां पर जो है वो क्या हो जाते हैं, रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वो इवेंट्स है जो टेलोफेज के अंदर वाकया हो रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू फाइबर्स, ये अनकॉइल होना शुरू हो जाते हैं। अनकॉइलिंग इनमें स्टार्ट हो जाती है, अनफोल्डिंग इनमें शुरू हो जाती है
और ये तब्दील होना शुरू होते हैं किस चीज के अंदर, क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो जब लेट टीलोफेज पहुंचता है, जब टीलोफेज का एंड पहुंचता है, तो हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, न्यूक्लियोलस मुकम्मल हो चुके होते हैं दोनों तरफ पे, और जो क्रोमोसोम्स है वो मुकम्मल तौर पर किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर तब्दील हो चुके होते हैं। एट दिस स्टेज, इस मरहले के ऊपर अगर हम देखें तो अ सिंगल सेल तो यहां पर एक ही है, बट विद 2 न्यूक्लियस, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद है। एक ही सेल के अंदर जो है 2 न्यूक्लियस मौजूद है, जिसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। यहां पर इन दोनों न्यूक्लियस को कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियाई। एंड हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी इसके अंदर भी क्रोमोसोम के फुल सेट मौजूद होता है और इसके अंदर भी क्रोमोसोम का फुल सेट मौजूद होता है। थोड़े से इसके जो इवेंट्स हैं उसको यहां पर 1 by 1 लिखते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसका क्या होता है, अपने अपोजिट पोल्स की तरफ क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो इवेंट होता है वो क्या होता है कि द क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद होते हैं, दे चेंज या कन्वर्ट या अनकॉइल टू फॉर्म क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क में तब्दील हो जाते हैं। अगले जो पॉइंट है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। और फाइनल जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ये जो बाहर एक चीज मौजूद है, ये वाली चीज जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। द सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल होता है, is changes back or it converts into सेंट्रोसोम। ये भी वापस किस चीज में तब्दील हो जाता है, सेंट्रोसोम में तब्दील हो जाता है। सो दीज स्टेप्स, जैसे ये सब मराहल खत्म होते हैं, तो इसका मतलब है कि टीलोफेज क्या हो जाता है, यहां पर एंड हो जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब हम साइटोकाइनेसिस में देखेंगे कि एक जो सेल है उसमें से 2 सेल किस तरीके से बनते हैं। यहां पर एक सेल के अंदर सेल तो कंप्लीट है, लेकिन न्यूक्लियस, तो हमने पहले मरहले में इंटरफेज में देखा था, यहां पर हमारे पास क्या बना था, डीएनए और क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए थे। फिर यहां पर एनाफेज के अंदर क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो गए, वो डबल हो गए, और टीलोफेज के अंदर क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में तब्दील हो गया। अब नेक्स्ट जो फेज है वो क्या चीज है, साइटोकाइनेसिस। तो आइए चलते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब पूरे का पूरा जो साइटोप्लाज्म है उसने तकसीम होकर डबल बनना है। लेकिन अब यही चीज याद रखें कि साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म कोई वाटर नहीं है या सोल्यूशन नहीं है जिसको दरमियान से आप काट दें और वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए इक्वली, बल्कि साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गेनेलीज, बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब नाम आपने पढ़े और सुने हुए होंगे। तो ये चीज याद रखिए कि साइटोप्लाज्म तकसीम होने से पहले जब हम इंटरफेस पढ़ रहे थे, तो इंटरफेस के G2 फेज के अंदर हमें बताया जाता है कि यहां पर ऑर्गेनेलीज को भी डुप्लीकेट करने का इंतजाम हो चुका होता है। तो जितने भी ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं वो साइटोप्लाज्म के तकसीम होने से पहले ही डुप्लीकेट हो जाते हैं, और जैसे ही ये अमल शुरू होता है
तो कुछ ऑर्गेनेल्स को इस सेल के अंदर और कुछ ऑर्गेनेल्स को इस सेल के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है, ताकि दोनों जो सेल्स हैं उन्हें मुकम्मल मशीनरी फराहम की जा सके। तो इस चीज को आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का ओरिजिनली जो प्रोसेस होता है, अमल जो स्टार्ट होता है ओरिजिनली, साइटोकाइनेसिस का ओरिजिनल प्रोसेस स्टार्ट होता है एनाफेज में शुरू होता है। ठीक है जी, एनाफेज से इसका अमल स्टार्ट हो जाता है। एनाफेज में क्या होता है, जब अभी तक क्रोमोसोम दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुए होते एनाफेज के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दे स्टार्टेड फोल्डिंग इनवर्ड्स। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ थोड़ा सा इनफोल्ड होना शुरू हो चुकी होती है। कहां पर? एनाफेज में। अभी एनाफेज के बाद टीलोफेज बाकी है, लेकिन साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है एनाफेज में से। तो एनाफेज में अमल शुरू हो चुका होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो चलता है टीलोफेज का। अभी भी साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है ये। और ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता डीप होना शुरू हो जाती है और एक फॉरो बनाती है, एक क्लीवेज बनाती है, और फाइनली क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे से ये मिल जाते हैं और जो सेल होता है उसको, उसकी बाउंड्रीज को एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिया जाता है। लेकिन ये अमल कंप्लीट टीलोफेज के बाद होता है। ठीक है, स्टार्ट तो एनाफेज में होता है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड चलना शुरू कर देती है, यहां से भी और यहां से भी, दोनों अंदर की तरफ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है। अंदर एनाफेज भी चल रहा है, उसके बाद टीलोफेज का अमल भी मुकम्मल हो जाता है। जब ये दोनों मुकम्मल हो जाते हैं और यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाता है, कुछ ऑर्गेनेल्स यहाँ पर चले जाते हैं, कुछ यहाँ पर चले जाते हैं। जब सब काम मुकम्मल हो जाता है तो ये जो मेम्ब्रेन है उसके बाद जाकर एक दूसरे से क्या होती है, मिल जाती है और एक सेल को दूसरे सेल से मुकम्मल तौर पर क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। जिसके बाद हम कहते हैं कि एक सेल जो है वो दो सेल्स के अंदर क्या हो चुका है, तकसीम हो चुका है। इसकी मिसाल बिल्कुल आप ऐसे ही ले लीजिए कि बिलफर्ज आपके पास एक बलून है, गुब्बारा है, एक बड़ा सा बलून है, गुब्बारा है, और आप इस बलून को दरमियान से प्रेस करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, तो आप देखेंगे कि इस बलून के ऊपर लाइंस जो है, जो लाइंस है आउटर वो सरफेस जो है वो अंदर की तरफ घुसना शुरू हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं इनफोल्डिंग इनवर्ड्स, यानी अंदर की तरफ इनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी और एक फारो बनाएंगी, एक क्लीवेज बनाएंगी, एक लाइंस बनाएंगी, और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों की मदद से दबाते चले जाइए। एक वक्त आएगा कि आपके जो फिंगर्स हैं ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगी और आप इस बलून को अगर आप रोटेट करेंगे तो ये जो साइड है ये इस बलून के साइड से मुकम्मल तौर पर आपको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों, बल्कि एक बलून नहीं बल्कि दो बलून्स बन चुकी हैं और वो कंप्लीटली एक दूसरे से क्या हो चुकी होंगी, सेपरेट हो चुकी होंगी। तो एग्जैक्टली कुछ इसी किस्म का मामला होता है किस चीज में, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो एनिमल सेल में हमने पढ़ा भी कि एक सेल से इस तरीके से दो सेल मुकम्मल होते हैं। अच्छा जी, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उसका आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मौजूद होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल के अंदर वो फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होते हैं, लेकिन ये जो सेल वॉल है ये सख्त होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं, जिसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, बाज़ोकात, पेक्टिन, सख्त मटेरियल मौजूद होते हैं। तो ये उस तरीके से इनफोल्ड नहीं हो सकते जैसे कि एनिमल सेल के अंदर वाक़या होता है। तो फिर यहाँ पर क्या मसला होता है, फिर यहाँ पर सेल कैसे तकसीम होते हैं, तो अमल वही शुरू होता है किस चीज के अंदर, प्रोसेस शुरू होता है एनाफेज में, लेकिन कंप्लीट होता है टीलोफेज के बाद। यहाँ पर आप याद रखें कि इसके अंदर एक और चीज
जिसे हम क्या कहते हैं वहां पर सेंट्रियोल कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल भी एब्सेंट होते हैं और स्पिंडल फाइबर यहाँ पर किसी और चीज से बनते हैं, कुछ और प्रोटीन वगैरह से स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। तो जब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम स्टार्ट होते हैं तो कुछ स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पर टूटकर इस जगह के अंदर रह जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है वो यहाँ पर दरमियान में क्या हो जाते हैं, थोड़े से टूट कर रह जाते हैं और यहाँ पर एक सेल प्लेट बनाते हैं, एक सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट क्या चीज है? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल की इब्तिदा होती है और आमतौर पर सेल वॉल जो होते हैं वो इसी चीज में से क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर के अंदर क्या मौजूद है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ब्रेक्स डाउन, टूट जाते हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर हियर, एक शक्ल को बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट क्या चीज है? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल का क्या होता है, इब्तिदाइया होता है और इसे इस वक्त हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट बी कहते हैं। सेल प्लेट बी इसको कहा जाता है। फिर यहां से यहां तक मुकम्मल कैसे होता है, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं वेसिकल्स मौजूद होते हैं। वेसिकल्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल बैग्स, छोटे छोटे से बैग्स होते हैं which is filled with some fluids, जिसके अंदर कुछ मादा मौजूद होता है and they are secreted by the Golgi apparatus। और इसे गोल्जी apparatus जो है वो क्या कहते हैं, पैदा करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर मौजूद होता है गोल्जी apparatus। प्लांट्स के अंदर गोल्जी apparatus भी नहीं होते बल्कि उसकी जगह एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिक्टाइसोम्स कहते हैं। तो वहां पर ये डिक्टाइसोम्स क्या करते हैं, इन बैग्स को क्रिएट करते हैं जिसे वेसिकल कहते हैं। इस तरफ से भी इस तरफ से भी। अब ये छोटे छोटे जो बैग्स होते हैं ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। यानी यहाँ से ये बैग मुसलसल दोनों तरफ से आ रहे होते हैं और सेंटर में आगे ये जो पहले से एक प्लेट बनी होती है उसके ऊपर जाके क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं, फटना शुरू करते हैं। जैसे ही फटते हैं उसके अंदर केमिकल मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल उनके अंदर सेलुलोज होता है या हेमीसेलुलोज होता है, मटेरियल होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता इस ऑलरेडी मौजूद जो फ्रैगमोप्लास्ट होता है उसके साथ चिमटना शुरू करते हैं और इस दीवार को दोनों तरफ से क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करते हैं और एक टाइम पहुंचता है जब एक सेल दूसरे सेल से मुकम्मल तौर पर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो बहरहाल इस तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का अमल मुकम्मल हो जाता है और जो एक सेल होता है वो फाइनली डिवाइड हो जाता है टू न्यू डॉटर सेल्स के अंदर, जिसके अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो अपने ओरिजिनल पेरेंट सेल के साथ क्या करती है, मुताबिकत रखती है और एक जैसे होती है। तो बारह स्टूडेंट होप करते हैं आपको यहाँ तक माइटोसिस का जो हमने 2-3 वीडियोस क्रिएट की हैं उसके जरिए बताने की कोशिश की है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। तो फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उस चीज़ को थोड़ा सा वाज़ेह करने की, एक्सप्लेन करने की। वीडियो के आखिर में हमने आपके लिए चंद सवालात रखे हुए हैं, आप ज़रूर उसको स्टडी कीजिए, उसके जवाब देने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त।